ओके, चलिए शुरू करें। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बढ़िया। एक बार क्विकली ऑनलाइन गाइस कंफर्म कर देंगे, आवाज, ऑडियो, स्क्रीन सब प्रॉपरली विजिबल है? चैट बॉक्स में क्विकली प्लीज एक बार कंफर्म कर देंगे सब। कैन यू हियर मी? रिद्धि, शांतला, कैन यू प्लीज क्विकली कंफर्म चैट बॉक्स में if the audio is proper and you can see the screen. Okay, thank you so much. हाँ, ओके, कैसा लग रहा है इंटर की क्लास में आके, या फिर वैसा बोलूं मैं फाउंडेशन क्लियर करके? कोई डायरेक्ट एंट्री वाला है यहां पर? ओके, रिद्धि, शांतला, एनीवन फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री? ओके, परफेक्ट परफेक्ट, बढ़िया। चलो, आपका एक छोटा सा पेन जो है फाउंडेशन का, जो हम बोलते हैं, वो बच गया। कोई नहीं। अच्छा, सिंस बहुत सारे लोग डायरेक्ट एंट्री से भी हैं, एक बार क्विकली हम इंट्रो दे देते हैं, क्या है कैसा है। ओके, सीए कोर्स, द कोर्स, सबको एटलीस्ट ये तो पता ही होगा कि कौन कंडक्ट करता है, कौन है इंस्टीट्यूट हमारी? ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि सीएस को पूरा रेगुलेट करता है, एग्जाम्स कंडक्ट करता है, बाकी सारी चीजें भी हमसे रिलेटेड जो है ICAI, जो आपने रजिस्ट्रेशन अभी किया होगा वो ICAI के अंडर ही किया होगा। ओके, लेवल्स की बात करें हम, ठीक है? लेवल्स कौन से हैं? एक सेकेंड, जस्ट गिव मी सेकेंड। लेवल्स, ठीक है, लेवल्स की बात करें हम, सबसे पहली लेवल होती है फाउंडेशन, ठीक है? डायरेक्ट एंट्री जिसकी भी है, ऑब्वियसली उन्होंने फाउंडेशन शायद नहीं। उसके बाद में, फाउंडेशन के बाद में हमारे पास होता है द मेन थिंग, इंटर, ठीक है, जिसमें कि आप सब लोग आए हैं अभी। इसके बाद में एक कोर्स होता है, बेसिकली ओरिएंटेशन, ITT, जिसमें आपको कुछ 15 दिन का जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, एंड कुछ 15 दिन का अगेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स के बारे में एकदम बेसिक बोलूं मैं तो एक कोर्स होता है। ICAI ही कंडक्ट करती है, जो कि रीजनल ब्रांचेस, लोकल ब्रांचेस जो है वहीं पर होता है, उसका अलग प्रोसेस है, दैट्स पार्ट ऑफ नॉर्मल करिकुलम, ये होता है। उसके बाद में आपकी होती है 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसे आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपको एक CA के अंडर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर करना होता है, जिसमें आप मतलब
एक्चुअल काम क्या है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, ठीक है, ऑडिट बोलो, अकाउंटिंग बोलो, ये सारी चीजें सीखते हैं। उसके बाद में देयर इज अगेन कुछ एक छोटा सा कोर्स होता है 15 दिन का, MCS और एडवांस ITT, जो आपको कंप्लीट करना होता है। एंड द लास्ट स्टेप, फाइनल एग्जाम, राइट, द फाइनल एग्जाम। अभी हमारे लिए जो रिलेवेंट है, जहां पर हम हैं, वो क्या है, इंटर, ठीक है। सब्जेक्ट्स एंड पैटर्न्स की अगर मैं बात करूं, जो हमारा मतलब एक ओवरऑल जस्ट एक सिंस इट इज फर्स्ट डे, बहुत लोगों को मालूम होता है, बहुत लोगों को मालूम नहीं भी होता है। जस्ट टू गिव एन इंट्रो अबाउट सब्जेक्ट्स एंड पैटर्न्स, फाउंडेशन में देर आर जनरली 4 सब्जेक्ट्स। फाउंडेशन में देर आर 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। एक होता है लॉ, एक इकोनॉमिक्स, नॉट मच रिलेवेंट फॉर यू नाउ, एक होता है अकाउंट्स एंड एक मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम बोलते हैं। इंटर में जो है आपके पास में, फाउंडेशन में जो है वो कुछ पेपर मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब टिक करने वाले, एंड ऑप्शंस होते हैं 2 पेपर में फुल 100 मार्क्स के, एंड इंटर बाकी के 2 पेपर फुल राइटिंग वाले होते हैं। इंटर में हमारे रिलेवेंट जो चीजें हैं, हमारे रिलेवेंट जो लेवल है उसकी बात करें तो वहां पर 3+3 कितने, टोटल 6 सब्जेक्ट्स। देयर आर टोटल 6 सब्जेक्ट्स, जहां पर पहले ग्रुप में 3 सब्जेक्ट एंड अगेन दूसरे ग्रुप में 3 सब्जेक्ट्स। आज से कुछ टाइम पहले यही सब्जेक्ट्स जो है वो टोटल कुछ 8 होते थे। उसके पहले जो है कुछ टाइम पहले ये सब्जेक्ट 7 होते थे, जिसमें पहले ग्रुप में 4 एंड अगेन सेकेंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट। थैंकफुली ICAI ने आपका थोड़ा सा लोड जो है वो कम कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं, एंड नाउ वी हैव 3+3 सब्जेक्ट। देन अगेन जब हम फाइनल की बात करते हैं, वहां पर भी अगेन सेम पैटर्न, 3+3, पहले ग्रुप में 3 सब्जेक्ट एंड दूसरे ग्रुप में 3 सब्जेक्ट। फाइनल में भी पहले ऐसा ही था कि पहले 4+4 था, 4 सब्जेक्ट ग्रुप 1 में, 4 सब्जेक्ट ग्रुप 2 में। नाउ अलाइनिंग टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ICAI ने जो है, जो कंटेंट है हमारा थोड़ा सा कम कर दिया है। कंटेंट या सब्जेक्ट में बोलूं कम कर दिया है, बट कंटेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद बढ़ा भी दिया है। एनीवेज, हर सब्जेक्ट, हर लेवल पे हर सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का, ओके, 100 मार्क्स का। फाउंडेशन में तो सर हमने दिए थे एग्जाम, उसमें तो 2 सब्जेक्ट्स थे जिसमें 100 मार्क्स के टिक करने के सिर्फ ऑप्शन में MCQs थे, एंड 2 सब्जेक्ट्स में पूरा लिखना था। एक बात बताऊं, इंटर में फाइनल में आपको हर सब्जेक्ट में MCQ है, हर सब्जेक्ट में MCQ है। कितने मार्क्स के, 30 मार्क्स के, मतलब 30 मार्क्स के हर सब्जेक्ट में, इंटर में बोलो, फाइनल में बोलो, यू हैव MCQs, अगेन अलाइनिंग टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। एंड जो बचे हुए 70 मार्क्स है, दैट्स योर डिस्क्रिप्टिव पार्ट। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। हमारे पास में फाउंडेशन में होता है नेगेटिव का भी कुछ, मतलब ठीक है, नॉट रिलेवेंट फॉर अस, बट यहां पर यू हैव नो नेगेटिव मार्किंग फॉर MCQs ऑल्सो। अगर आपके गलत भी हुए तो भी नो नेगेटिव मार्किंग। अभी तक सुनने में आसान लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है? ऑनलाइन गाइज ऑल्सो, चैट बॉक्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, आप टाइप कर सकते हो। इंटरैक्टिव रहोगे, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी। ओके, ठीक है, ये तो हो गई ओवरऑल सब्जेक्ट्स, पूरे हमारे लेवल्स की बात। सर हमारे से जो रिलेवेंट है उसका बात बताओ ना, इंटर के बारे में। ओके, इंटर में हमारे पास में कौन से सब्जेक्ट्स हैं? पहला सब्जेक्ट एडवांस्ड अकाउंट्स। एडवांस्ड अकाउंट्स, अभी तक आपने जो 11th 12th या फाउंडेशन में पढ़ा था वो कौन सा था?
बेसिक एक आपका फाउंडेशन बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ यू आर ऑन टू एडवांस्ड अकाउंट्स, थोड़े से उसमें एडवांस कॉन्सेप्ट्स, इंड एस, एस, ये सब सारी चीजों के यू हैव नाउ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स। सेकेंड पेपर, आर ओन बेबी, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं कुछ देर में। कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ होगा अगर कॉर्पोरेट मतलब बेसिकली लॉ फाउंडेशन में, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो आपके लिए ऑल टुगेदर नया सब्जेक्ट है, और भी अच्छी बात है, यू कैन स्टडी फ्रॉम स्क्रैच। तीसरा सब्जेक्ट जिसकी अभी क्लास आपकी सवेरे हुई है, कौन सा? टैक्सेशन। टैक्सेशन में अगेन दो पार्ट्स है, कौन से? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। Then paper 4, which is cost and management accounting. Paper 5 comes as auditing and ethics. हमारे ऑडिटर्स की, हम बोलूं हमारे सीए की एकदम लाइव ब्रेड, ठीक है। हमारी मतलब बेसिकली जो चीजें मेजॉरिटी सीए करते हैं, जो सुनते हैं, ऑडिट करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, देयर आर सर्टन स्टैंडर्ड्स, कैसा होता है, क्या होता है, सब कुछ उसका एटलीस्ट बेसिक्स आर कवर्ड इन ऑडिटिंग एंड एथिक्स। बेसिक्स तो नहीं बोलूंगा मैं, बेसिक्स से थोड़ा ज्यादा, एंड देन फाइनल लेवल में और ज्यादा एडवांस्ड नॉलेज। एंड आपका आखिरी पेपर इज एफएम एंड एसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जो पहले तीन है सब्जेक्ट, दैट मेक्स अप योर ग्रुप 1, एंड जो दूसरे तीन सब्जेक्ट्स है, पेपर नंबर 4, 5 एंड 6, दैट मेक्स अप योर ग्रुप 2, ठीक है। सर सब्जेक्ट तो पता है, बट पासिंग का क्या? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कितना होता है पासिंग? कितना? 40 ईच। ऑनलाइन गाइस सबको पता है कितना होता है पासिंग? %50 बेसिकली, ठीक है। टोटलिटी में अगर हम देखें तो कितना? 50%। सब्जेक्ट टू 40% इन ईच सब्जेक्ट। मतलब आपको पास होने के लिए टोटल कितने परसेंट लगेंगे? 50%। पर साथ ही में हर एक पेपर में आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए? 40% मार्क्स, ठीक है, जो कि हम काउंट करते हैं ग्रुप वाइज। ओके, आपको फॉर एग्जाम्पल अगर मार्क्स आए हैं 40 + 40 + 70, कितना हो गया टोटल? 150, ठीक है। सब में 40% है, टोटल 150, 300 में से 150, 50% है, यू आर कंसिडर्ड पास। अगर आपको ऐसे मार्क्स है 42, 42, 52, तो कितना होगा टोटल? 90 + 40, 130 एंड 2, 2, 2, 136। इवन दो आप लोगों ने 40% जो है हर सब्जेक्ट में लाए हैं एंड एक सब्जेक्ट में 50+ है, बट ओवरऑल क्योंकि 50% नहीं है, सो इट इज कंसिडर्ड अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स चाहिए, हर सब्जेक्ट में 40% तो चाहिए, एंड टोटल एग्रीगेट में 50%। एक और चीज होती है इसमें, एग्जेम्पशन। सुना है क्या नाम? एग्जेम्पशन क्या होता है? पता है एग्जेम्पशन क्या होता है? अगर आपने किसी सब्जेक्ट में पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मार्क्स ऐसे आ गए 39 बाय हार्ट लक, इसमें आ गए 55, एंड पेपर 3 जो है, चलो पेपर 2 में ही पकड़ेंगे अपन, पेपर 3 में ला लिया आपने
45 एंड पेपर 2 जो था लॉ का उसमें आपने ला लिए 65। ठीक है, 60 या उसके ऊपर आपने मार्क्स अगर ला लिए तो दिस इज योर एग्जेम्पशन। मतलब अगली बार जब आप एग्जाम दोगे आपको ये वाला पेपर 65 जिसमें आपने 60 मार्क्स मिनिमम स्कोर किए हैं वो पेपर वापस देने की जरूरत अब नहीं है। ठीक है सर, इसका मतलब क्या फिर हम एक एक पेपर भी ऐसा निकाल सकते क्या? नहीं, वो जो एग्जेम्पशन है उसके भी रूल्स है कि आप एक सिटिंग में जितने आपने एग्जेम्पशंस क्लेम किए हैं वो मतलब मिले हैं आपको वही आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है ऑब्वियसली कि एक इसमें आपने पहले अटेम्प्ट में 65 ला लिए एंड देन दूसरे अटेम्प्ट में इसमें ला लिए 45 प्लस इसमें ला लिए 55, टोटल कितना हो गया हमारा 90, 100, 165, 50% सब में है, वो क्राइटेरिया सब मीट हो गया, सो देन यू आर पास। ओके, अभी 50% तो देख लिया, सब्जेक्ट टू 40%, एग्जेम्पशन भी पता है। एक और चीज रहती है सेट ऑफ। सर ये सेट ऑफ क्या बला का नाम है? कभी सुना है सेट ऑफ क्या होता है? दीज आर वेरी बेसिक्स बट बहुत बार मतलब स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है। Just give me a second. सेट ऑफ क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने दोनों ग्रुप की एग्जाम दी है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर व्हेन यू गिव बोथ ग्रुप्स ओनली। ठीक है, आपने दोनों ग्रुप्स की एग्जाम दी है, हर एक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40% तो आ गए एंड पहले ग्रुप में आपका जो टोटल है ना वो हुआ है फॉर एग्जाम्पल 140। ठीक है, आइडियली 150 चाहिए, बट जो है सेकेंड ग्रुप में भी क्या हुआ है, मिनिमम 40% आपने सब में लाए हैं और इसमें है ना कोई सब्जेक्ट्स में ज्यादा स्कोर कर लिया आपने और इसमें ला लिया आपने 160। ठीक है, अब बताओ यहां पर टोटल ये दोनों का मिला के कितना हो गया? कितना? 300। ये यहां पर आपको दोनों ग्रुप्स में पास कंसिडर कर लिया जाएगा। यहां के जो एक्स्ट्रा 10 मार्क्स है ना इसको यहां पर फर्स्ट ग्रुप में लेकर सेट ऑफ कर दिया जाएगा, जहां पर आपका वो 10 मार्क्स कम पड़ गए हैं एंड यू विल बी कंसिडर्ड पास अगर आपके टोटलिटी में 300 या उससे ज्यादा मार्क्स हो रहे हैं तो। ओके, बट सब्जेक्ट टू ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू कि आपको मिनिमम हर एक इसमें 40% तो मार्क्स है ही। ओके, कूल। अब बात करते हैं हमारे बारे में, कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉस के बारे में। हाउ विल वी गो अबाउट इट? हम कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं ओवरऑल? सबसे पहले अराउंड 3.5 मंथ्स में आपकी जो बैच है वो कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, वी विल कवर द होल लॉ ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स अराउंड रफली 3.5 मंथ्स। We will cover the topics in class +1 रिविजन। जो हमारा टॉपिक है उसको पूरा डिटेल में हम एक बार पूरी क्लास में जो है वो कवर करने वाले हैं, प्लस साथ ही में एक रिवीजन भी क्लास में ही कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, रिवीजन हम कैसे करने वाले हैं? क्यूमुलेटिवली, जैसा हमने जो पढ़ा है एक बार उसको वापस से क्विकली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर रिवाइज कर लिया, अगले दिन वापस से एक बार वो क्विकली देख लिया। ठीक है, आप लोगों का काम क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं उसको विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स आप वापस से एक बार घर जाकर के रिवाइज करेंगे।
देखिए थियरी सब्जेक्ट में सबसे मेन चीज होती है रिटेंशन, एंड ये 24 आवर्स का क्राइटेरिया क्यों बोल रहा हूं मैं कि इट्स बेसिकली हैव साइंटिफिक रीजंस ऑल्सो, कि अगर आप कोई चीज 24 आवर्स के अंदर वापस से पढ़ते हो ना तो इट गेट्स स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टर्म इन योर माइंड, ठीक है, आपके दिमाग में वो लॉन्गर टर्म के लिए थोड़ा स्टोर जो है वो हो जाता है। टेस्ट्स हमारी रहेगी इन बिटवीन, ठीक है, जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे, सब्जेक्ट्स कंप्लीट मतलब चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे, वैसे वैसे जो है हमारी टेस्ट्स होती जाएगी। नोट्स, मेक नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है, हम जो भी पढ़ेंगे उसकी आपको जो है नोट्स बनाना है। नोट्स के बारे में हम डिटेल में अभी थोड़ी देर बाद वापस से बात करेंगे। बुक्स टू यूज, सर हमें बुक्स कौन से यूज करने हैं लॉ के लिए, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, अगर मैं पूरा बोलूं सब्जेक्ट का नाम तो उसके लिए बुक्स कौन सी यूज करनी है? ICAI की आपकी मॉड्यूल, आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, मैक्सिमम सब लोगों का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हो गया है, बुक्स आपको मिल गई है? नहीं, ऑनलाइन गाइज रजिस्ट्रेशन एंड बुक्स का क्या स्टेटस है? नो, ओके, परफेक्ट, कोई बात नहीं, जब आप करोगे थोड़ी देर बाद आपको बुक्स भी मिल जाएगी। हम लोग जो है ICAI की बुक्स जो है उसको हम लोग अपना बेस मटेरियल रखने वाले हैं, ठीक है। देखो हमें एग्जाम जो है वो ICAI की देनी है, पूछने वाला ICAI है, ICAI के मटेरियल से ही पढ़ना बेस्ट रहेगा ना। और ICAI की मॉड्यूल में मानता हूं थोड़ी बल्कि होती है, थोड़ा ज्यादा होता है, बट इट गिव्स अ प्रॉपर डिटेल नॉलेज। पहले मैं मानता हूं थोड़ी पहले मॉड्यूल्स का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, बट नाउ इंस्टीट्यूट हैज रिफाइंड द मॉड्यूल्स, अभी वो काफी अच्छी हो गई है, ठीक है। सो हम उसी को अपना बेस रखकर पढ़ने वाले हैं। प्लस यू विल गेट द नोट्स, ठीक है, हमारी तरफ से भी आपको नोट्स मिलेगी जो कि आप जिसमें से पढ़ सकते हैं। प्लस क्वेश्चन बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। सब पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, सब जान लिया, सब समझ लिया, बट वो उसको आंसर कैसे करना है ये कैसे समझेगा? जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, मैक्सिमम जितने हो सकते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे उतना ज्यादा हमें समझ में आता जाएगा कि हमें कैसे आंसर करना है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या पूछते हैं, ये सारी चीजें। तो आपको मिलेगा हमारी तरफ से एक क्वेश्चन बैंक जिसमें कि पास्ट RTP, MTP, पास्ट पेपर्स, इन सब के कंपाइलेशन आपको क्वेश्चन में पूरे मिलेंगे। कुछ जनरल पॉइंट्स अबाउट द क्लास। आस्क डाउट्स, जितना ज्यादा आप डाउट्स पूछोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी। कोई डाउट छोटा बड़ा सही गलत ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब तक डाउट पूछोगे नहीं, जब तक डिटेल में अंडरस्टैंडिंग आएगी नहीं, तब तक आपको सब्जेक्ट में, स्पेशली लॉ में, उतना ज्यादा मजा आएगा नहीं। सो डोंट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग द डाउट्स। वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी, ये पॉइंट पूछूं क्या, ये करूं क्या, डोंट एवर थिंक लाइक दैट, ठीक है। एवरीवन इज इन द सेम थिंग, सेम बोट, ओके। सो आस्क योर डाउट्स एंड गेट इट क्लैरिफाइड। एक बार, दो बार, जितनी बार, जब तक समझता नहीं वापस पूछिए। डोंट थिंक व्हाट अदर्स विल थिंक, दूसरे क्या सोचेंगे ये भी अपन ही सोचेंगे तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे। मोबाइल फोन्स क्लास में नहीं, प्लीज, मोबाइल फोन्स नहीं। और ये देखिए, ये इसीलिए मत कीजिए कि मैं बोल रहा हूं या इसलिए, एटलीस्ट आपके स्टूडेंट लाइफ में ना आप मोबाइल फोन्स का जितना एडिक्शन कम रखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। एक नोटिफिकेशन आया, एक चीज हमने बस पढ़ाई से हट के मोबाइल देखा, ये देखा, उसमें आधा घंटा 15-20 मिनट कहाँ चले जाता मालूम भी नहीं पड़ता। यही सबसे बड़े हमारे टाइम किलर्स, टाइम वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। एंड इस स्टेज पर आप टाइम वेस्ट करना, इंटर लेवल पर तो टाइम वेस्ट करना अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आई नो कि मोबाइल अब हमारे मतलब एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे मतलब आधे लोग तो लेक्चर्स भी मोबाइल पर ही अभी देख रहे होंगे, तो दैट्स फाइन। जो चीज़ के लिए ज़रूरी है उस चीज़ के लिए डेफिनेटली यूज़ कीजिए, बट माय पॉइंट इज कि मोबाइल हमारे हेल्प के लिए है, सहूलियत के लिए है,
उस सहूलियत को एटलीस्ट स्टूडेंट लाइफ में जरूरत मत बनाइए, ठीक है। जितना उसका यूज है सिर्फ उतना ही यूज कीजिए। बी इंटरैक्टिव, जितना ज्यादा आप इंटरैक्टिव रहोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आते जाएगा, मजा आते जाएगा सब्जेक्ट में। बी रेगुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी रेगुलर। आप कंसिस्टेंटली जितना ज्यादा मतलब अच्छे से करते रहोगे उतना ज्यादा अच्छे से होता जाएगा। एक बार हमने अगर बीच में कुछ छोड़ दिया, कंसिस्टेंटली हमने नहीं किया, तो वो धीरे धीरे नहीं क्या पाइल अप होता जाता है। एक दिन का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, दूसरे दिन का नहीं समझ में आता, हम सोचते हैं पहले वाला कर लेंगे, फिर बाद में करेंगे, फिर बाद में करेंगे, ऐसा कभी होता भी नहीं, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप रेगुलर रहें जितना ज़्यादा हो सके एंड कंसिस्टेंटली स्टडीज करते रहें। लास्ट पॉइंट, हार्ड वर्क। देखिए मेहनत तो लगेगी, ठीक है। जिन्होंने फाउंडेशन दिया है वहाँ से ज़्यादा मेहनत लगेगी। जो डायरेक्ट एंट्री से आए हैं, अभी तक आपने 11, 12 बीकॉम जो भी दिया है, वहाँ से बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, ठीक है। मैं कोई शुगर कोट करके नहीं बोलना चाहता आपको, यहाँ पर आपको जितनी ज़्यादा मतलब आप में जितना है वो सब कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। फेस्टिवल्स है, ये चीज़ें हैं, बर्थडेज है, ये सब कुछ सैक्रिफाइसेस आपको अभी कुछ महीनों के लिए करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ सैक्रिफाइसेस, कुछ चीज़ें देनी तो पड़ेगी, बट ट्रस्ट मी, इसके अगेंस्ट में, इसके रिटर्न में आपको जो मिलेगा ना, दैट वुड बी अनइमेजिनेबल, ठीक है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि सीए बनने के बाद में वो जो एक स्टेटस, एक जो हमको मिलता है ना, वो कितना बड़ा है, कितना प्रेस्टिजियस है। तो हार्ड वर्क तो आपको इंटर पे भी एंड आगे भी आपके फाइनल होने तक लगेगा। बी रेडी फॉर दैट हार्ड वर्क। कुछ जनरल डाउट्स जो बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं, सर मैं हिंदी या मराठी मीडियम से हूं, हो पाएगा क्या? बिल्कुल हो पाएगा। थोड़ी सी आपको समझने में, पढ़ने में मेहनत और डालनी पड़ेगी। एक बार हमने यहां पर समझ लिया, ठीक है, उसको वापस जाकर के घर पे पढ़ने का कि इस लाइन का मतलब सर ने ऐसा बताया था, ठीक है। और देखिए हिंदी मराठी मीडियम, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो कि मराठी मीडियम से थे, जिन्होंने मतलब लिटरली 12th तक ऐसा मतलब बहुत मुश्किल से पास हुए हैं एंड दे हैव क्लियर्ड सीए इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट्स, ठीक है। मेहनत करके खुद से किया है, बहुत लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो हिंदी मराठी मीडियम होने का ये कोई ना तो एक्सक्यूज है, ना ही कोई कारण है कि आप सीए ना कर पाओ, ठीक है। विल आई बी एबल टू डू इट? शुरुआत में ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। देखिए जब भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं होगा कि 100% सब चीज़ें हमको एक ही बार में समझ में आ जाएगी, ठीक है। इट गोज लाइक कि आप धीरे धीरे, पहले इसमें आपको 30, 40, 50, 60% समझ में आएगा, फिर वापस अपन जब रिवाइज करते हैं और थोड़ा समझ में आएगा कि अरे ये वाली चीज़ ऐसी बोली गई थी, ये अपन ने ऐसा सोचा था, ये ऐसा नहीं ऐसा होगा। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपके लेवल पर छोड़िए, इवन मैं भी अभी जब पढ़ता हूँ, हर बार हर एक रिविजन के साथ में, हर एक रीडिंग के साथ में आई इंप्रूव माई नॉलेज, ठीक है। सो इफ यू आर गेटिंग सम वॉट ऑफ इट पहली रीडिंग में, इट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। धीरे धीरे और रिवाइज करते जाएंगे हम, और ज्यादा आते जाएगी आपको अंडरस्टैंडिंग। लेस पास परसेंटेज, आपने सुना होगा कि सीए में पासिंग परसेंटेज बहुत कम हो गया है, बहुत ये है, बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या नहीं है, ठीक है, डिफिकल्टी तो हर जगह ही है, बट आपको अपना हार्डवर्क करके जो है, कम परसेंटेज भी है, अगर 1% भी है तो भी योर एटीट्यूड शुड बी लाइक कि अगर 1% भी रिजल्ट है तो उस 1% में मैं रहूंगा या रहूंगी। और देखिए जो लोग सब चीजें करते हैं ना, मतलब जो प्रॉपर रिवीजन करते हैं, प्रॉपरली क्लासेस करते हैं, प्रॉपर समझते हैं, प्रॉपर अच्छे से पेपर लिखते हैं, टेस्ट पेपर्स लिखते हैं, दे हैव वेरी लेस चांसेस कि वो फेल हो। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं, जो लोग फेल होते हैं, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग हैं ना, वो इनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ मिस कर देते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअसली एक उतना हार्डवर्क नहीं कर पाते। जो लोग ये सारी चीज़ें अच्छे से करते हैं
उन लोगों की प्रोबेबिलिटी पासिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, चलिए अब आते हैं स्पेसिफिक कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। ठीक है, सब्जेक्ट नंबर बेसिकली सब्जेक्ट नंबर पेपर नंबर 2, ठीक है, हमारे फर्स्ट ग्रुप का कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। सबसे पहली चीज, क्यों ये है ही क्यों सब्जेक्ट, ठीक है, वाई आर वी स्टडिंग लॉ। देखो, वी आर गोइंग टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करता है, कंपनी के ऑडिट करता है, कंपनी की अकाउंटिंग भी करता है, कंसल्टेंसी भी देता है। अब जब हम पूरा बहुत कुछ कंपनी से ही डील कर रहे हैं तो कंपनीज को कौन से लॉज एप्लीकेबल है, ठीक है, कंपनी किस लीगल फ्रेमवर्क में काम करती है, ये सब जानना तो जरूरी है ना, बरोबर। इसीलिए हमारे पास में यहां पर ये सब्जेक्ट है विच इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। फाउंडेशन पर भी आपके बेसिक कुछ लेवल के लॉज थे फाउंडेशन में, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन यू हैव सेल ऑफ गुड्स एक्ट, देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, एलएलपी एक्ट, वहां पर भी कंपनीज एक्ट है, वहां पर भी है। यहां पर थोड़ा डिटेल में है, हम बात करेंगे उसके बारे में, बट वहां पर भी आपको लॉज है। पहले सीए फाइनल में भी एक लॉ सब्जेक्ट था, अभी भी है, बट उसको अभी काइंड ऑफ एक सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल बोल के है, जिसको मतलब एक फुल फ्लेज सब्जेक्ट एग्जाम का ना बना के उन्होंने सेल्फ पेस्ड बेस पे उसको शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज की स्टडी तो बहुत जरूरी है। अब ये स्टडी में क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग, हम जो फर्स्ट रीडिंग करेंगे यहां पर, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग जो भी करेंगे, दैट वुड बी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए कि ये लॉ एग्जैक्टली बोलता क्या है, ठीक है, व्हाट दे आर सेइंग, क्या चीज है ये, क्या हमारे कॉन्सेप्ट्स है, ये सब समझने के लिए। दूसरा पार्ट आता है, दूसरा पार्ट आपका जो आता है वो होता है इंटरप्रिटेशन। देखिए, लॉ जो होता है ना, दैट इज बेसिकली आई वुड से इजी थिंग, ठीक है, इजी कॉमन सेंस थिंग्स दैट इज रिटन इन कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, ठीक है। लॉ जो है चीजें समझने के लिए भले ही आसान हो, पर उसकी लैंग्वेज बेसिकली ऐसी होती है जो उसको डिफिकल्ट बना देती है इंटरप्रिटेशन करने के लिए। वही हमें समझना है, सीखना है कि ये जो लाइन लिखी हुई है इसको कैसे पढ़े, ये क्या बोलना चाह रहा है, इसको कैसे इंटरप्रेट करें। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितने ज्यादा बार आप रिवीजन करोगे उतना ही आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी एग्जाम में पास होने की। एक बार पढ़ने से, दो बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा, बट समझना सिर्फ काफी नहीं है, हमको समझ के एग्जाम में लिखना भी है, ठीक है। लिखने के लिए याद तो रहना चाहिए ना, और ये हार्श ट्रुथ ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रट्टा जरूरी है। तो जितनी ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश्ड मतलब होते रहेंगे, उतना ज्यादा आप रिटेन कर पाओगे एंड उतना ज्यादा आप पेपर में जो है वो वापस प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है। सो रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लास्ट थिंग इज राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। एक बार समझ लिया, रिवाइज भी कर लिया, याद हो गया, ठीक है, बट लिखना कैसे है, ठीक है, लिखना कैसे है ये कैसे समझेगा, ये समझेगा राइटिंग प्रैक्टिस से। बहुत लोगों की यहीं पर दिक्कत होती है, समझ में सब आ जाता है, ये भी आ जाता है कि क्या लिखना है, ठीक है, रिवीजन से रिटेन भी है, ये भी पता है क्या लिखना है, पर कैसे लिखना है ये एग्जाम में लिखते नहीं आता, ठीक है। जो कीवर्ड्स है, जो लीगल लैंग्वेज है, जो टेक्निकल लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, वो आती नहीं पेपर में। वो क्यों नहीं आती, क्योंकि हम सफिशिएंट राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो पेपर में करते नहीं। पहले सफिशिएंट राइटिंग प्रैक्टिस हम यहां पर क्लास में भी, टेस्ट के थ्रू भी इतनी ज्यादा करेंगे कि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और सिर्फ क्लास में ही नहीं, आपको घर पर भी राइटिंग प्रैक्टिस जितनी हो पाए, जितनी ज्यादा हो पाए आपको ये करनी है, ठीक है। जितनी ज्यादा आप घर पे भी और यहां पर भी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना यू विल स्मूथली सेल करोगे।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज लॉ? ये लॉ होता क्या है? ठीक है, जो लोग मतलब जिन लोगों के लिए एकदम ऑल टुगेदर नया सब्जेक्ट है लॉ, जिन्होंने फाउंडेशन में मतलब फाउंडेशन नहीं था या डायरेक्ट एंट्री थी, स्पेशली उनके लिए ये लॉ एग्जैक्टली है क्या? लॉ क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस, एकदम लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं अपन, कोई टेक्निकल इसमें नहीं। सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन ऑब्लिगेशन ड्यूटीज, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस, कुछ हमारी ड्यूटीज जो लॉ ने मतलब गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, ठीक है, कंपनीज के लिए हमारे लिए अलग अलग एक्ट्स में जो बनाई हुई है। किस चीज के लिए बनाई हुई है? टू एंश्योर जस्टिस, इक्वालिटी एंड स्मूथ फंक्शनिंग। इस चीज को इस तरीके से ऐसे करना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं दिया हुआ रहेगा कहीं पर तो सब लोग अपने अपने मन से करेंगे। उस केस में कैसे क्या हो पाएगा ना अच्छे से सब चीजें, सब लोग अपने अपने मन से भागेंगे। उस केस में इफिशिएंटली मैनेजमेंट या बाकी सब चीजें हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। इसीलिए लॉ की जरूरत है, जो कि एक रूल्स रेगुलेशन ऑब्लिगेशन ड्यूटी ये सारी चीजें बताता है फॉर आवर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द होल सिस्टम। ये लॉ जो है वो बनाता कौन है? ठीक है, आपने फेडरल लॉ, यूनिटरी लॉ, ये टर्म्स कभी सुनी है क्या? स्पेशली फाउंडेशन में जिन्होंने किया है। देखिए, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फेडरल सिस्टम, एक होता है यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, एक होता है आपका फेडरल सिस्टम, एक होता है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि सारी चीजें नहीं क्या एक सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में होती है। सारे लॉज जो है वो सब कुछ एक ही सेंट्रल अथॉरिटी है जिसके पास में सारे कंट्रोल्स, सारी पावर होती है, एंड ओनली उनके पास में ही पावर होती है कि वो सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशन जो भी कुछ है वो सब बनाए एंड मैनेज करे। जैसे इंडिया की बात करें, पहले इंडिया में राजा और महाराजा होते थे, बादशाह होते थे, ठीक है, एक सेंट्रल कोई बादशाह जिसके पास में सब कुछ पावर दे दी जाए, ठीक है, पूरे इंडिया के लिए सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल, जैसा आपको करना है वैसा करिए। वर्सेस एक दूसरा तरीका है फेडरल सिस्टम, जिसमें कि क्या होता है, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती है। किसके बीच में? सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, सेंटर में एक अथॉरिटी तो है जो बनाएगी पूरे इंडिया के लिए, प्लस जो वेरियस स्टेट्स है ना उनके पास में भी पावर्स होती है कि वो अपने अपने राज्य के लिए कुछ चीजें के बारे में जो है नियम कानून जो है वो सब कुछ बना सकते हैं। ओके, अब बताइए इंडिया में कौन सा सिस्टम है, फेडरल या यूनिटरी? फेडरल सिस्टम, बरोबर। हर एक शुरुआत एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो है, ठीक है, मोदी जी है ऊपर, बाद में हर एक स्टेट में जो है वो उसका रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर है जो कि रेगुलेट करता है अपने स्टेट के लिए नियम, कायदे, कानून। ठीक है, अब सर ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फिर कैसे होगा? मतलब अब मोदी जी कोई इस पे कानून बना दे, चीफ मिनिस्टर बोले नहीं नहीं ये मेरे को नहीं जमता, मेरे को अलग बनाना है, तो फिर कैसा होगा? ऐसा नहीं होता। देखो, फेडरल सिस्टम में नहीं क्या होता है, 3 लिस्ट दी हुई होती है। ठीक है, 3 लिस्ट दी हुई है। कहां दी हुई होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता ही होगा, सबसे बेसिक हमारा फंडामेंटल जो है कानून हम बोल सकते हैं, जहां से हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। उसमें 3 लिस्ट दी हुई है। वन इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट, वन इज कॉल्ड स्टेट लिस्ट, एंड लास्ट इज कॉल्ड जॉइंट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट में क्या है,
वो सारी चीजें दी हुई है, वो सारे मैटर्स दिए हुए हैं जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। ओके, सिर्फ सेंटर जो है इस बारे में लॉ बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, डिफेंस के बारे में, डिफेंस सेक्टर के बारे में सिर्फ और सिर्फ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। दूसरा होता है स्टेट लिस्ट। इसके बारे में जो है सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास में पावर्स है कि इन मैटर्स पे, इन चीजों पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही रूल्स, नियम, कायदे, कानून सब जो है वो बना सकती है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल पे टैक्स वैक्स कितना लगाना, ये सारी चीजें। ओके, ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी की जो लेन देन होती है, ये सारी चीजें, इसके बारे में स्टैम्प ड्यूटी वो कितना लगा रहे, क्या कर रहे, स्टेट वाइज अलग अलग होती है। एक लिस्ट होती है जॉइंट या कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें कि क्या होता है कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों भी जिसके बारे में नियम, कायदे, कानून बना सकती है। जैसे जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी भी है, स्टेट जीएसटी भी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, बरोबर। इस पे दोनों भी अपने अपने रूल्स, नियम, कायदे, कानून क्या कर सकती है, बना सकती है। इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन क्विकली नोट इट डाउन। आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, 2-4 मिनट का। ठीक है, ये तो देख लिया हमने। अब ये जो लॉ है वो बनता कैसे है, ठीक है, फाउंडेशन में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो एक बार हम रिफ्रेश कर लेंगे। कानून बनता कैसे है? सबसे पहले जो है वो आता है बिल। कहां आता है वो? पार्लियामेंट में। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। जो भी नियम, कायदे, कानून है किसके थ्रू बनते हैं? पार्लियामेंट के थ्रू बनते हैं, बरोबर। पार्लियामेंट में ऐसे डायरेक्टली थोड़ी बनता है कोई एक्ट, पहले आता है एक बिल।
जो कि एक ड्राफ्ट होता है कि भाई हम ऐसा ऐसा प्रपोज कर रहे हैं, ऐसा ऐसा नियम कायदा कानून जो है वो बनाना चाहते हैं, वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ बिल। ठीक है, वो जो ड्राफ्ट होता है उसको बोलते हैं बिल। बिल कहां पर इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में। लोकसभा में जो है उस बिल के बारे में पूरा डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, वो बिल पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऑपोजिशन जो है वो उस पर डिबेट करती है, जो पार्टी लाई है उस पर वो बोलती है, सब डिस्कशन होने के बाद में वोटिंग ली जाती है। अगर मेजॉरिटी लोगों ने उस पर अपनी हामी दे दी बेसिकली, तो वो इट इज कंसिडर्ड एज पास्ड। ठीक है, लोकसभा में पास होने के बाद में डायरेक्टली कानून बन जाता क्या हो? नहीं, लोकसभा में पास होने के बाद में इट गोज टू राज्यसभा और वी से अपर हाउस। ठीक है, राज्यसभा में वो जाता है, जहां पर अगेन वहां पर डिस्कशन एंड डिबेट्स ये सारी चीजें होती है, एंड अल्टीमेटली वहां पर वो पास होने के बाद में अगली स्टेप क्या होती है? इट गोज टू असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर दोनों हाउसेस में बिल पास हो गया तो वो जाता है किसके पास में? प्रेसिडेंट के पास में, उनकी हामी के लिए, उनकी असेंट के लिए कि भाई ये दोनों हाउसेस ने पास कर दिए हैं, अब आप इस पे अपना असेंट दे दीजिए। अगर प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, देन इट इज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? एकदम बेसिक लेमैन इसमें ये समझो कि एक गवर्नमेंट की रिपोजिटरी है, जहां पर सारे ऑफिशियल जो भी चीजें हो, सर्कुलर्स हो, रूल्स हो, एक्ट्स हो, ये सारी वहां पर लाते हैं, पब्लिश करते हैं। ठीक है, नोटिफाई करते हैं। ओके, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट। नोटिफिकेशन, अब वो नोटिफिकेशन से ही कानून एप्लीकेबल होता है क्या, कि कब से होता है? इसके बारे में हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन लिख के रखने का कि वो एक्चुअली नोटिफिकेशन में मतलब कब से कानून एप्लीकेबल होता है, बात करेंगे हम इसके बारे में। कुछ स्पेसिफिक्स की बात करें अब हमारे सब्जेक्ट के बारे में, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के बारे में। ठीक है, ये जिसको अगर किसी को ये वाला चीज लिखना हो तो वो लिख सकते हैं। We'll give 2-3 minutes. This is basically just for mainly your understanding. कोई डाउट पूछ रहा था कि संडे को क्लास रहेगी क्या? संडेज को देखिए, शुरुआत में तो भी वी विल ट्राई कि संडेज को शायद ना रहे,
बट आई कैनॉट कमिट कि पूरे इसमें मतलब संडेज को नहीं ही रहेगी। देखिए हमारा पोर्शन थोड़ा इंटर में ऑब्वियसली ज़्यादा है, वी माइट हैव टू डिवोट सम एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, जिसके कारण वी माइट हैव द बैचेस ऑन संडेज एज वेल, क्योंकि आपको अगले 6 महीने में अराउंड 6 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, बरोबर। टाइम हम दोनों के पास लिमिटेड है, दोनों को एफर्ट्स डालना ज़रूरी है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू स्पेसिफिक्स, हमारा पेपर पैटर्न। ओके, सबसे पहली चीज सब्जेक्ट चालू करने के पहले एक बार देख लें कि इसका पेपर एक्चुअली दिखता कैसा है, क्या होता है, कैसा होता है। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे ICAI.org। ICAI.org, यहाँ पर कहाँ पर जाएंगे, स्टूडेंट्स में BOS बोर्ड ऑफ स्टडीज के नॉलेज पोर्टल में सारी चीज़ें जो है आपको मटेरियल बोलो, पास पेपर्स बोलो, सजेस्टेड बोलो, यहाँ पर इस साइट पर मेजॉरिटी आपका 90% काम जो है वो हमेशा होगा। इसमें कहाँ जाते हैं अपन, इसमें देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, न्यू स्कीम। कौन सा लेवल है हमारा, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। लो भाई, आ गया पेपर हमारे सामने। ठीक है, यहां पर देखें हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 6। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 70। सर ये कैसे 70 कैसे, हमने तो 100 मार्क्स सुना था। 70 मार्क्स फॉर योर डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है, 70 मार्क्स जो आपको लिखने का है। 30 मार्क्स के क्या है आपके पास, MCQs, जिसका पेपर साथ ही में, मतलब साथ ही में मिलता है, बट वो अलग मिलता है, वो पब्लिश ICAI नहीं करती है। मतलब अपन झूठ तो नहीं बोल रहे थे, 30 मार्क के MCQs तो है अपने पास, 30 मार्क के MCQs एंड 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर। MCQs के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पेपर के बारे में। क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस ऑफ कितने, 6 क्वेश्चन। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपल्सरी एंड एनी 4 आउट ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चन। आपके पास में कितने क्वेश्चन रहेंगे, 6 क्वेश्चन, ठीक है। 6 में से आपको आंसर एक पहला जो है वो कंपल्सरी है, एंड बचे हुए 5 में से कितने करने हैं, 4। मतलब टोटल कितने क्वेश्चन आंसर करने हैं, 5। 70 डिवाइडेड बाय 5 यानी हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 70 डिवाइडेड बाय 5 विच गिव्स 14 मार्क्स का आपके पास में हर एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसमें देन फर्दर सब डिवीजन रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1A 5 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1B 5 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 1C 4 मार्क्स। फाउंडेशन जिन्होंने दिया है उनको लग रहा होगा अरे वाह, फाउंडेशन में भी तो यही सेम पैटर्न था, बस 5 5 4, हर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, खत्म, लाइफ सेट।
नहीं रे, खुशी यहां तक ही थी, फर्स्ट क्वेश्चन तक ही थी। सेकंड क्वेश्चन देखो, 5 उसमें भी 3 पॉइंट्स है, +3 +2 +2 +2, ठीक है, मतलब कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, और पहले 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी 3 अलग अलग पॉइंट्स, ठीक है। फाउंडेशन में छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटा छोटा पेपर देने की आदत निकल गई, अब लेंथ और क्वांटिटी दोनों बढ़ेगी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, अगेन 5 5 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज 5 5 4, क्वेश्चन नंबर 5 is again 5 plus 3 plus 2 plus 4. Then question number 6, 5 again. ये यहां पर बीच में देखिए, ये क्या है यहां पर, और, ठीक है, मतलब 6th क्वेश्चन के अंदर एक और ऑप्शन आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 1 में, 5 मार्क्स के इसमें, ठीक है। ये कोई मतलब एकदम 100% फिक्स्ड ऐसा ही है ऐसा नहीं है, जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा अलग हो सकता है, जैसे 5 5 4 है, अभी हो सकता है जैसे 2 3 2 4 2 ऐसा भी रहे, या फिर 5 + 5 + 2 + 2 ऐसा भी रहे, इंटरनली वो थोड़ा बहुत वैसा बदल सकता है, और जरूरी नहीं कि ये और वाला जो है ये आपको हमेशा मिलेगा ही, हो सकता है जनरली आता है एक क्वेश्चन में ऑप्शन, बट हो सकता है ना भी आए। Wherein again we have 5 + 3 + 2 + 4, एंड हिंदी वर्जन में भी क्वेश्चन पेपर हमारे पास में है। मतलब हम बेसिकली देखें तो हमारे पास में जो है MCQ 30 मार्क्स के एंड डिस्क्रिप्टिव कितने 70 मार्क्स के। 70 मार्क्स में वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या रहता है, कंपल्सरी, एंड इन सब क्वेश्चन में से वी हैव टू आंसर एनी 4, मतलब पहला वाला कंपल्सरी एंड देन एनी 4, एवरी क्वेश्चन कैरिंग 14 मार्क्स ईच। अब इसका जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा भी रह सकता है, 5 + 5 + 4, 5 + 3 + 3 कितने हो गए, 5 और 3 8 9 10 11 देन 12 13 14 ऐसा भी रह सकता है, या फिर 5 + 4 + 2 + 3 ऐसा भी कुछ रह सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली इट कैन वेरी। कैसा लिखना, क्या लिखना, सब आएगा धीरे धीरे, बट दिस इज हाउ योर पेपर लुक्स। ऐसा ही सेम पेपर ऐसा ही दिखता है, सेम टू सेम पूरा पेपर। और आपको अगर अच्छे से देखना हो तो आपको बता ही दिया मैंने, कहां पर देख सकते हो आप, ICAI.org के साइट पर। सिलेबस, अब चलते हैं हमारे स्पेसिफिक सिलेबस में कि एक्चुअली हमारे पास में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में हमारे पास में है क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है। ओके, उसके पहले जस्ट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट एक क्विक 2-3 मिनट्स का ब्रेक, आप चाहे तो पानी वानी पी लो, वी विल देन स्टार्ट।